तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला लेक्चर, जो कि है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। मॉडर्न नेशनलिज्म भारत में शुरुआत होना मेनली 1857 रिवोल्ट के बाद चालू हुआ था, जिसमें सबसे पहले जो डिफरेंट फैक्टर्स जो कि मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, हम उनको देखेंगे कैटेगरी वाइज। सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड जो एक कंटेम्प्ररी स्प्रेड चालू हो चुका था नेशनलिज्म का, और साथ ही साथ फ्रांस रिवॉल्यूशन जो चल रहा था उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक कॉन्सेप्ट, जिसने इंडियंस को ये एहसास दिलाया कि एक नए तरीके का या मॉडर्न नेशनलिज्म देश के लिए कितना ज़रूरी था। इसके बाद इंडियन रेनेसां मतलब पुनर्जागरण। भारत में एक नई तरीके की आइडियोलॉजी जनरेट हो रही थी नेशनलिज्म के लिए। लोगों के लिए पहले नेशनलिज्म ना होकर एक रीजनलिज्म मतलब एक क्षेत्रवाद हुआ करता था, जिसमें जो क्रांतिकारी हुआ करते थे या रिवॉल्यूशनरीज हुआ करते थे वो पर्टिकुलरली अपने एरिया के लिए कंसर्न हुआ करते थे कि हमें अपने एरिया को ही आज़ाद कराना है अंग्रेज़ सरकार से। लेकिन जब रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल हुआ, उसके बाद लोगों ने देखा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी था हमारे फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के तहत सभी ने एकजुटता दिखाई और नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का सिद्धांत आगे आया। नेक्स्ट फैक्टर जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म में काम करता है वो है मॉडर्नाइजेशन, जो ब्रिटिशर्स ने दिया। मॉडर्नाइजेशन डिफरेंट तरीक़ों का था। मॉडर्नाइजेशन थ्रू कल्चर, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इवन थ्रू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसने भी मॉडर्न नेशनलिज्म को ग्रोथ देने में बहुत हेल्प करी। इसके बाद कुछ ऐसी ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज़ या साम्राज्यवाद की नीतियाँ जिन्होंने भारतीयों पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करा। अलग अलग डिफरेंट समय पे गवर्नर जनरल, वाइसरॉयज़ आए, जिन्होंने अपने इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ के थ्रू एक अटैक करा भारत के कल्चर पर, जिसने सभी लोगों को नेशनलिज्म करने पर एक मजबूर कर दिया। अगर बात करें दो अलग अलग लेवल पर, तो इंडियन इंटरेस्ट और कॉलोनियल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस था वो देखते हैं। इंडियन इंटरेस्ट ये था कि इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट था वो डिफरेंट सेक्शंस और क्लासेस, जैसे कि पीजेंट्स, आर्टिशंस, हैंडीक्राफ्ट्समैन, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेटेड, कैपिटलिस्टिक, इन सभी के ध्यान को रखते हुए था। जबकि कॉलोनियल इंटरेस्ट मेनली भारत की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या आर्थिक पिछड़ेपन पर बिलीव रखता था। अब हम अलग अलग सेक्शंस को कैटेगरी वाइज देखेंगे जिन्होंने नेशनलिज्म में हेल्प करी भारत को। सबसे पहला अगर फैक्टर हम बात करें तो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री किस तरीके से हुआ, भारत कैसे एक साथ आया, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अगर देखें एक जोग्राफिकल सिनेरियो कि ब्रिटिश रूल कहाँ से लेके कहाँ तक फैला था, तो हिमालय इन द नॉर्थ टू केप कैमोरिन, जो कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहाँ तक, और वेस्ट में खैबर पास से लेके ईस्ट पर असम तक ये फैला हुआ था। इवन ब्रिटिश एम्पायर मौर्यास और मुग़ल एम्पायर से भी ज़्यादा बड़ा एम्पायर था जो कि भारत में इनका शासन था। ऐसे में इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत ही हैवी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, और साथ ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी उनको बेटर करना था। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, वेरियस कम्युनिकेशन सच एज टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस और पीडब्ल्यूडी का भी जो रिफॉर्म्स करे थे, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में। लेकिन साथ ही साथ इंडियंस को भी हेल्प करी थी कुछ इस तरीके से कि जो एक इंसान जो किसी दूसरे क्षेत्र में, जैसे कि पंजाब में रह रहा है, लेकिन उसको अगर वेस्ट बंगाल में किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेशन करना हो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया फॉर द इंडियंस। इसी के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी को देखेंगे तो सिविल सर्विसेज, यूनिफाइड जुडिशियरी, कोडिफाइड सिविल और क्रिमिनल लॉज ने भारत को एक मॉडर्न नेशनलिज्म करने के लिए एक नया जोश भरा। अब इसी कैटेगरी के अंदर अगला सेक्शन है वेस्टर्न थॉट्स और एजुकेशन। बात करें अगर इस कैटेगरी में, तो लिबरल रेडिकल थॉट्स लिखने वाले बहुत सारे यूरोपियन राइटर्स यूरोप में जिनका जन्म हो रहा था, जैसे कि मिल्टन शेले, जॉन स्टुअर्ट मिल, रोस्यू,
इन सभी ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा मदद करी कि कैसे आप एक मॉडर्नाइजेशन, रेशनल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्टिक आइडियाज़ अपने लिए डेवलप कर सकते हो, जो आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। भारत में वेस्टर्न एजुकेशन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस ने कई लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन दिया, जिससे एक नए ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था इंडिया में, जो कि मेनली कहा जाता था मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। इन लोगों ने बार बार ब्रिटिश में या इंग्लैंड में विज़िट करते हुए वहाँ का एक कल्चर देखा कि किस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट और पीपल एक बैलेंस तरीके से देश को रन करा रहे थे, जबकि इंडिया में जब वो आके देखते थे तो बिल्कुल इसका अपोजिट दिखता था, किस तरीके से कॉलोनियल शासन ने भारत के ऊपर एक बहुत हैवी इम्पैक्ट जमा के रखा था अपना। इसी के साथ लैंग्वेज का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रभाव पड़ा था। इंग्लिश लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज थी, क्योंकि रीज़न ये था कि भारत में बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हुआ करती थी, वर्नैकुलर, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ने कॉमन प्लेटफॉर्म दिया अलग अलग रीजन्स के लोगों को कि वो एक कॉमन वे ऑफ टॉकिंग में बात कर सकें, जिससे नेशनलिज्म को ज़्यादा तरीके से प्रमोट कर दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। अब अगला सेक्शन देखते हैं, जो कि रोल ऑफ प्रेस और लिटरेचर को डिफाइन करता है। बात करें अगर 1877 जब वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था, उस समय 169 न्यूज़पेपर्स अलग अलग वर्नैकुलर या फिर वहाँ की लोकल भाषाओं में लिखे जाते थे, जो कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बांटे जाते थे एवं बहुत सारे लोगों द्वारा पढ़े जाते थे, जिसमें प्रेस का मेन काम ये होता था कि वो ऑफिशियल पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती थी और साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी करती थी कि किस तरीके से वो यूनाइट हो सकते हैं और नेशनलिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। मॉडर्न आइडियाज़ स्प्रेड करने का काम, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करा था प्रेस और लिटरेचर ने। नेक्स्ट सेक्शन देते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट, यूरोपियन राइटर्स, इंडियन राइटर्स। यूरोपियन राइटर्स में अगर बात करें तो मैक्स म्यूलर, मोनेरियल विलियम्स, रॉथ और सेशन जैसे कुछ राइटर्स, एवं इंडिया में आर.जी. भंडारकर, आर.एल. मित्रा, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने बहुत ही अच्छी राइटिंग्स देके ये बताया कि कैसे इंडिया का पास्ट बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड था, क्योंकि उन्होंने एक रीज़न दिया कि इंडो आर्यंस जो है उसी सेम इथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे जिसको आज के समय के यूरोपियंस बिलोंग करते हैं। जो यूरोपियंस भारतीयों को डाउनग्रेड करते थे, इस बात के जानने से भारतीयों का एक फिजियोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ उनको एक मेंटल असेसमेंट मिलेगा कि हम किसी से कमज़ोर नहीं थे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। जो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, स्पेशली सोशल इवेल्स को हटाने के लिए, जैसे कि सती प्रथा को हटाया, साथ ही साथ विडो रीमैरिज एक्ट लाए। इन सब से काम अच्छा था, लेकिन इंडियंस को ये हुआ कि उनके कल्चर पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा था, जिसने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मॉडर्न नेशनलिज्म को प्रमोट किया। नेक्स्ट बात करेंगे, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। इसके बारे में हम पीछे देख चुके हैं बहुत शॉर्ट लेवल पे, लेकिन मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया ये वो ग्रुप था जो कि अर्बन पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि इनकी शिक्षा बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हायर थी और ये एक बिजनेस क्लास की तरह भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, एक नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो इट वॉज अ वेल इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया क्लास with varied background but a common foreground of knowledge, ideas and values। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे कॉन्टेम्प्रेरी मूवमेंट्स का जो कि वर्ल्ड में चल रहे थे उनका इम्पैक्ट इंडियन नेशनलिज्म पे पड़ा। तो अगर बात करें स्पेनिश और पोर्चुगीज़ एम्पायर जो कि साउथ अमेरिका में बहुत ही वाइड लेवल पर फैले हुए थे, लेकिन अब कुछ बड़े बड़े देशों का जैसे कि ब्राज़ील, इनका एक राइज होने लगा, जिसने इन स्पेनिश और पोर्चुगीज़ एम्पायर्स को वहाँ पे भगाने की शुरुआत कर दी थी। साथ ही साथ ग्रीस और इटली में भी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स चालू हो गए थे। लास्ट सेक्शन देखेंगे, रिएक्शनरी पॉलिसीज़ एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। तो इसमें हुआ ये था कि वाइट सुपीरियरिटी का जो बहुत ही ज़्यादा एक रेशियल मिथ बढ़ रहा था, डिस्क्रिमिनेशन जिससे भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा था, और स्पेशली कुछ रूलर्स जिनकी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी जो कि भारत में नेशनलिज्म को असर कर रही थी। जैसे कि अगर बात करें लॉर्ड लिटन,
जिन्होंने अलग अलग बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली, जैसे कि ICS एग्ज़ाम्स की जो मैक्सिमम एज लिमिट थी उसको 21 से गिराकर 19 कर दिया गया 1876 में। साथ ही साथ भारत में फेमाइन भी आया था उसी समय 1877 के अराउंड, और उसी समय दिल्ली दरबार 1877 लगाया गया था, जबकि भारत में दूसरी तरफ फेमाइन की सिचुएशन ऑलरेडी चल रही थी। इसी के साथ वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें बहुत ही सारे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया, और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट। इसमें अगर बात करें इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो कि भारत में हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी यूरोपियन कन्विक्ट भारत में उसका फैसला होना है तो इंडियन जज भी इस केस को होल्ड कर सकेगा, लेकिन बाद में इस बिल को वापस लेना पड़ा। रीज़न ये था कि बहुत सारे यूरोपियन इसका विरोध कर रहे थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, जिसके कारण भारतीयों ने देखा कि यूरोपियंस उनका किसी भी लेवल पर भला नहीं चाहते थे, जिसने नेशनलिज्म मूवमेंट को एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट दे दी यहाँ पे। तो चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइस।